नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल सन 2026। तृतीया तिथि आज सुबह 7 बजे तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में अब तेज गर्मी और लू चलने से बनेगी स्थिति। इन जिलों में 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान। हरियाणा सरकार ने 22 अप्रैल को बुलाई कैबिनेट मीटिंग। इस बार चंडीगढ़ नहीं बल्कि इस शहर में होने जा रही है आयोजित। हरियाणा एसएससी का बड़ा अपडेट। 20 अप्रैल से पीएमटी हरियाणा के ताऊ देवलाल स्टेडियम में होगा आयोजन। अब किसान ई नीलामी से बेच सकेंगे अपने पेड़, बताएंगे पूरी अपडेट। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंचे अपनी भांजी की शादी में अखिलेश यादव बोले, अहिरवाल से हरियाणा में मुख्यमंत्री बने, हम आहिर रेजिमेंट के पक्ष में। हरियाणा बोर्ड अपडेट। 12वीं के 500 छात्रों ने नहीं लौटाए टैबलेट, रोका जा सकता है रिजल्ट। हरियाणा सरकार की लाडली भत्ता योजना का उठाए फायदा, हर महीने मिलेगी 3000 रुपए पेंशन। हरियाणा में आरटीई पोर्टल बंद। निजी स्कूलों में दाखिले के लिए 41,160 आवेदन आए। 19,319 सीटें रही खाली। पंचकुला निगम चुनाव में मेयर पद के लिए कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, कुमारी शैलजा की पसंद पर लगी मुहर। हरियाणा के इस शहर में देश का अनोखा दवा बैंक, पर्चे दिखाने पर मिलती है मुफ्त दवाइयां। महेंद्रगढ़ के खिलाड़ियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। इस गांव में बनने जा रहा है नया खेल स्टेडियम। और ईरान अपना डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, ट्रंप की चेतावनी। ईरान के पास अब आखिरी मौका, समझौते पर साइन नहीं किया तो पूरा देश तबाह। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है और साथ ही तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह से ही सूर्यदेव की तेज धूप शरीर पर कांटे जैसे चुभने लगी है और पूरे दिन भारी तपिश रहती है। अब रातें भी उमस भरी रहने लगी हैं। आईएमडी के अनुसार राज्य में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य में तापमान पर नजर डालें तो तकरीबन 10 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। इसमें अंबाला, करनाल, रोहतक, सिरसा, पलवल, सोनीपत, नूंह, महेंद्रगढ़ और जींद जिला शामिल है। लोगों ने बढ़ती गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए एसी और कूलर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बाजारों में भी सूती कपड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए जगह जगह पर ठंडे पेयजल पदार्थों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि लोगों ने दिन में बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार राज्य में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। 20 अप्रैल के बाद मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके कारण राज्य में गर्मी के कड़वे तेवर देखने को मिल सकते हैं और लू चलने जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। हरियाणा से इस वक्त ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। 22 अप्रैल को आयोजित होने वाली यह बैठक इस बार चंडीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे होगी। इससे पहले 8 अप्रैल को पिछली बार कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण, सीनियर सिटीजन के लिए फ्लोर एरिया रेशो यानी FAR में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई थी। अब 22 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें रबी सीजन की फसलों की सरकारी खरीद, पुलिस भर्ती प्रक्रिया सहित कई अन्य तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों के लिए 20 अप्रैल यानी आज से पीएमटी शुरू होने जा रहे हैं। इस भर्ती के लिए तकरीबन 2,80,000 आवेदन किए गए हैं। शारीरिक माप परीक्षा यानी पीएमटी के लिए कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पीएमटी 20 अप्रैल यानी आज से पंचकुला स्थित ताऊ देवलाल स्टेडियम में होगा। हर दिन सुबह 6:30 बजे से शाम 4 बजे तक पीएमटी होगा। पहले दिन में प्रतिदिन 4 बैचों में लगभग 700 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में तकरीबन 60 से 80 दिन लग सकते हैं। सबसे पहले पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसके बाद अन्य विभागों के उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है। एंट्री गेट पर आधार और एडमिट कार्ड की जांच के बाद बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर देकर मेन हॉल में भेजा जाएगा, जहां फिर से बायोमेट्रिक जांच होगी। मुख्य हॉल में एक समय में जर्मनी की 21 आधुनिक डिजिटल मशीनों के जरिए 21 अभ्यर्थियों का मापन किया जाएगा। इसमें लंबाई, वजन और छाती का माप होगा। अगर कोई
अभ्यर्थी मापन से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपील काउंटर पर आवेदन कर फिर से माप करा सकता है। अभ्यर्थियों के लिए बैगेज जमा करने और रेस्ट एरिया की व्यवस्था भी की गई है। जीरकपुर से सुबह 5 बजे से 10 बसों की सुविधा होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को किसी तरह के एनर्जी बूस्टर का सेवन न करने की सलाह दी है। साथ ही गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लेना अनिवार्य होगा। सिर्फ इस समय पुरुष उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है, महिलाओं का शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों वाले परिवारों के लिए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना और उनके पालन पोषण में परिवारों का सहयोग देना है। योजना का पात्र होने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनके घर केवल बेटियां हों और कोई बेटा न हो। इसके साथ ही माता पिता में से कम एक की आयु 45 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही परिवार की आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ माता या पिता की आयु 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक मिलता है। मतलब अधिकतम 15 वर्षों तक इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि 60 वर्ष उम्र होने के बाद लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हो जाते हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि बच्चों के माता के बैंक के खाते में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इच्छुक परिवार अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र यानी CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में शहरी निकाय चुनावों को लेकर भी सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने अंबाला और सोनीपत नगर निगम चुनावों को लेकर मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। वहीं पार्टी ने पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद के उम्मीदवार के नाम का अब ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने पंचकुला से महिला विंग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिरसा लोकसभा सीट से सांसद कुमारी शैलजा के करीबियों में शामिल सुधा भारद्वाज को अपना उम्मीदवार बनाया है। पंचकुला में कांग्रेस के पास 2 ही मुख्य नेता थे। इनमें पंजाबी समाज से ताल्लुक रखने वाले पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रविंद्र रावल और ब्राह्मण समाज से सुधा भारद्वाज का नाम शामिल था। यहाँ सुधा भारद्वाज को कुमारी शैलजा के साथ साथ स्थानीय कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन का भी साथ मिला, जिससे उनके लिए टिकट की राह आसान हो गई। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविंद्र रावल के नाम पर मुहर लगाई थी, लेकिन पार्टी के भीतर उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई। प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। तो वहीं 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 28 अप्रैल को नामांकन वापसी के साथ शाम को चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद भी करीब 500 विद्यार्थियों ने अपने टैबलेट अभी तक वापस जमा नहीं करवाए हैं। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। टैबलेट नहीं लौटाने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कदम उठा सकता है। जरूरत पड़ने पर बोर्ड को सिफारिश भेजकर ऐसे छात्रों का परिणाम भी रोका जा सकता है। अकेले फरीदाबाद जिले में तकरीबन 100 विद्यार्थियों ने अभी तक टैबलेट जमा नहीं करवाए हैं। सरकार की योजना के तहत पिछले सत्र में हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टैबलेट वितरित किए गए थे। यह टैबलेट केवल शैक्षणिक उपयोग के लिए दिए गए थे और बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद इन्हें स्कूल में जमा करवाना अनिवार्य है। इसी के तहत अब विभाग ने इन सभी छात्रों से जल्द टैबलेट लौटाने की अपील की है। प्रदेश में किसान अब अपने खेतों में खड़े एग्रो फॉरेस्ट्री पेड़ जैसे यूकेलिप्टस और पॉपुलर को हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ई नीलामी पोर्टल के जरिए बेच सकेंगे। HFDC की 146वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए चेयरमैन एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने यह जानकारी दी है। इस नई व्यवस्था से किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें अपने पेड़ों का बेहतर दाम मिल सकेगा। सरकार ने इस पहल से पारदर्शिता बढ़ने और ज्यादा खरीदार मिलने से किसानों की आय में तकरीबन 25% तक वृद्धि की उम्मीद जताई है। किसान चाहे तो न्यूनतम मूल्य खुद भी तय कर सकते हैं। इसके बाद पेड़ों को ई नीलामी पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। बोली लगने के बाद किसान को जानकारी दी जाएगी और सहमति मिलने पर सौदा पक्का होगा। HFDC कुल राशि का केवल 5% सेवा शुल्क लेकर बाकी पैसा किसानों के सीधे खाते में ट्रांसफर कर देगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। वह ओल्डराव पैलेस में अपनी भांजी डॉक्टर श्वेता की शादी में शामिल हुए। इसके बाद वह पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के घर पर गए। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि अहिरवाल ही हरियाणा में सरकार बनाते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री भी अहिरवाल से ही होना चाहिए। हम अहिर रेजिमेंट के पक्ष में हमेशा रहे हैं। वहीं गुजरात रेजिमेंट भी बननी चाहिए, क्योंकि वहां के लोग कम संख्या में सेना में जाते हैं। बता दें कि अखिलेश के पिता स्वर्गीय
मुलायम सिंह यादव की चचेरी बहन कुसुमलता की रेवाड़ी में शादी हुई थी। कुसुमलता की नातिन डॉक्टर श्वेता है, वे विराट अस्पताल में डॉक्टर हैं। उनके मंगेतर डॉक्टर ऋषभ भी रेवाड़ी के ही रहने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष की एकजुटता के चलते मोदी सरकार झुक गई है। मोदी सरकार जनगणना से भाग रही है, क्योंकि जनगणना से जातियों का पता चलेगा और लोग बाबा साहब के संविधान के तहत अपने हक और अधिकार मांगेंगे। विपक्ष पूरी तरह से महिला आरक्षण के पक्ष में है। मनमाने तरीके से परिसीमन थोपने का षड्यंत्र रचा गया था। प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार के तहत दाखिले की प्रक्रिया तय समय सीमा के साथ खत्म हो गई है। अंतिम तारीख बीतते ही एडमिशन पोर्टल बंद कर दिया गया है। इस बार 60,479 सीटों के मुकाबले केवल 41,160 आवेदन ही दर्ज हुए हैं, जिससे 19,319 सीटें खाली रह गई हैं। वहीं करीब 14,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अपने आवेदन अंतिम रूप से जमा नहीं कर पाए, जिससे उनका दाखिला अटक गया है। शिक्षाविदों का मानना है कि आवेदन प्रक्रिया में तकनीकी खामियों और जटिलता के कारण कई पात्र परिवार अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में सरकार से मांग उठ रही है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई जाए, ताकि सभी जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सके। कुल मिलाकर कई जिलों में सीटों के मुकाबले आवेदन कम रहे, जबकि कुछ जिलों में आवेदन अधिक भी दर्ज हुए हैं। अब शिक्षा विभाग के फैसले पर नजर है कि क्या खाली सीटों को भरने के लिए दोबारा से मौका दिया जाएगा। हरियाणा सरकार राज्य में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाती आ रही है। इसी कड़ी में सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले के नारोल क्षेत्र के गांव बड़कोदा बड़गांव में जिला राज्य स्तरीय खेल स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। यह खेल स्टेडियम करीब 14 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के अवसर मिल सकेंगे। इस स्टेडियम को लेकर खेल मंत्री गौरव गौतम और नारोल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने खेल स्टेडियम वाली जगह का निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं जल्द उपलब्ध हो सकें। इस स्टेडियम में हर खेल के लिए अलग अलग जगह को विकसित किया जाएगा। इसमें एथलेटिक्स ट्रैक, खेल मैदान और दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्था भी शामिल है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में इन दिनों दवा बैंक सुर्खियां बटोर रहा है। मीनू द्वारा संचालित इस बैंक में पैसा नहीं बल्कि दवाइयां जमा होती हैं और जरूरतमंद लोगों को ये दवाइयां बाद में बिल्कुल मुफ्त दे दी जाती हैं। आज के समय में दवाइयों की आसमान छूती कीमतें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। मीनू इस समस्या का हल निकालते हुए अपने 12 दोस्तों के साथ मिलकर पिछले 6 साल से इस दवा बैंक का सफल संचालन कर रही है। सभी दोस्त अलग अलग प्रोफेशन में कार्यरत हैं, लेकिन सभी हर दिन तकरीबन 2 घंटे का समय निकालकर लोगों के घर घर जाकर उनके यहाँ बची हुई दवाइयाँ एकत्रित करते हैं। फिर इन दवाइयों को दवा बैंक में जमा किया जाता है। मीनू ने बताया कि यहाँ कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति डॉक्टर की पर्ची लेकर आ सकता है। उसे यहाँ पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं। उनकी टीम के साथ कई डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, जो फ्री में पर्ची देखकर मरीजों को दवाइयाँ देते हैं। किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में भी मीनू और उसकी टीम सदैव तैयार रहती है। इसके लिए मरीज से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। उन्होंने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि गरीब और मजदूर तबके के लोगों के पास दवाइयां खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी मोटी बीमारी होते ही डॉक्टर को दिखाकर झट से दवाई ले आते हैं। बाद में वे 2 से 3 दिन दवाइयां खाते हैं और बची हुई दवाइयों को कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। मीनू की ये अनोखी पहल आज सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत बन चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मीनू से प्रेरणा लेकर देश के अलग अलग शहरों और कस्बों में भी ऐसे ही दवा बैंक जल्द देखने को मिलेंगे, जो गरीब जरूरतमंद लोगों की मुफ्त दवाओं से मदद करेंगे। वायुसेना स्कूल सिरसा द्वारा पीआरटी व स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 20 अप्रैल है। इंटरव्यू का स्थान की बात करें तो मेन गेट एयरफोर्स स्टेशन सिरसा डबवाली रोड सिरसा रहेगा। 20 अप्रैल 2026 को समय सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर प्रवेश 8 बजे क्लोज कर दिया जाएगा। उम्मीदवार पात्रता मानदंड स्कूल की वेबसाइट www.airforceschoolsirsa.in पर देख सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। सैलरी 10,500 से लेकर 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। बीते दिन दोपहर 12:15 पर गंगोत्री और 12:35 पर यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। वहीं बाबा केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। रविवार दोपहर 3 बजे तक 18 लाख से अधिक लोगों ने चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। गंगोत्री में जैसे ही मां की डोली मंदिर परिसर में पहुंची तो हर हर गंगे के जयकारे लगे। वहीं इटली से आई फेडरिको ने बताया कि वे 5वीं बार भारत आए हैं, लेकिन पहली बार हिमालय की गोद में बसी इस दिव्य संस्कृति को देखने गंगोत्री पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत की असली संस्कृति और इस महापर्व का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। गंगोत्री धाम के रावल हरीश सेमवाल ने कहा कि मां गंगा पूरे राष्ट्र पर अपनी कृपा बनाए रखे। यहां भारतीय सेना द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। वर्तमान में विश्व में अशांति का जो माहौल है, हम मां गंगा और चारों धामों से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी को सद्बुद्धि दे, ताकि देशों के बीच युद्ध और जंग की स्थितियां समाप्त हो और शांति स्थापित हो। पिछले साल 2025 की बात करें तो चार धाम यात्रा में कुल मिलाकर 51 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। गंगोत्री और यमुनोत्री में बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए थे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर इस्लामाबाद में मंगलवार को दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन इससे पहले ईरान ने वहां अपने प्रतिनिधियों को भेजने से इनकार कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जब तक ईरान पर नौसेना नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक पाकिस्तान में बातचीत के लिए कोई डेलीगेशन नहीं भेजा जाएगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान के पास अब आखिरी मौका है, अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन सोमवार को बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में पुष्टि की है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वेंस ने 11 से 12 अप्रैल को ईरान से बातचीत में अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व किया था। भारतीय शेयर बाजार में आज यानी 20 अप्रैल से शुरू होने वाले इस हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ हो सकती है। ईरान के साथ अमेरिका की जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद और गिरते क्रूड ऑयल के दाम बाजार को सहारा दे रहे हैं। इसी के अलावा चौथी तिमाही के नतीजे, विदेशी निवेशकों की एक्टिविटी और ग्लोबल मार्केट की चाल भी बाजार की दिशा तय करने वाले मुख्य कारण होंगे। ईरान अमेरिका के बीच तनाव को कम करने के लिए अगले दौर की बातचीत सोमवार यानी आज से पाकिस्तान में शुरू हो सकती है। तनाव कम होने की खबरों से शेयर बाजार के सेंटिमेंट सुधरने की उम्मीद है। तो वहीं शुक्रवार को तेल सप्लाई के अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की खबरों से ब्रेंट क्रूड तकरीबन 10% सस्ता होकर $90 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखाई दिया। गिफ्ट निफ्टी 250 अंक चढ़कर बंद हुआ। अमेरिकी बाजार में भी तकरीबन 1.5% की तेजी रही। बाजार की नजर इस हफ्ते आने वाले चौथी तिमाही यानी Q4 के नतीजों पर भी रहेगी। डॉलर के मुकाबले रुपया 0.3% बढ़कर यानी ₹92.92 पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।